Hello students, I welcome you all in the online lecture series of Core Java Programming and today we'll discuss Java Variable Scope. Previous lecture में हमने types of variables देखे थे और काफ़ी कुछ वहाँ पे भी scope के बारे में बात की थी, लेकिन आज completely हम 3 तरीके के scope की बात करेंगे. So let's get started. Scope of variables in Java. Scope of a variable is the part of the program where the variable is accessible. इस लाइन का ये मतलब है कि आपके प्रोग्राम का वो पार्ट जहाँ पे आप अपने पहले से डिफाइन या डिक्लेयर किए गए वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहे हैं, उस पार्ट को कहा जाता है स्कोप ऑफ अ वेरिएबल. जहाँ जहाँ पे भी आप अपने प्रोग्राम में जो आपने प्री डिफाइन आपके वेरिएबल्स हैं, आप अगर उनको एक्सेस जहाँ जहाँ पे भी कर पा रहे हैं तो उन पार्ट को आप क्या बोलते हैं, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल. मतलब ये पर्टिकुलर जो पार्ट है ये उस वेरिएबल का स्कोप है, यहाँ इसको इजीली एक्सेसिबल ये इजीली एक्सेस हो सकता है. Like C, C++, in Java, all identifiers are lexically or statically scoped. That is, scope of variable can determine at compile time and independent of function call stack. इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि जो आपके C, C++ और Java में जितने भी आइडेंटिफायर्स हैं, आइडेंटिफायर्स मतलब कि आपके वेरिएबल के नेम, फंक्शन के नेम, एरे का नेम, तो ये आइडेंटिफायर्स मतलब जो भी हम नेम जिनको भी हम दे रहे हैं, जो हम वेरिएबल्स या फंक्शंस अपनी तरफ से बना रहे हैं, तो वो लेक्सिकली स्कोप्ड होते हैं, मतलब स्टैटिकली स्कोप्ड होते हैं. स्टैटिक अगर कोई चीज़ है मतलब कंपाइल टाइम पे ही क्लियर हो जाता है कि कौन से पर्टिकुलर वेरिएबल का स्कोप कौन सा है, मतलब वो प्रोग्राम के किस पार्ट में एक्सेसिबल है और किस पार्ट में एक्सेसिबल नहीं है. सो स्कोप ऑफ अ वेरिएबल कैन डिटरमाइन एट कंपाइल टाइम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ फंक्शन कॉल स्टैक. देखिए फंक्शन कॉल स्टैक क्या है, स्टैक आपको पता है क्या होता है. तो स्टैक में आप अपने जो भी आप मेथड्स को कॉल कर रहे हैं तो उनके कॉलिंग एड्रेस, रिटर्न एड्रेस, वो सब मेंशन होते हैं. तो ये थोड़ा आप आई थिंक COA में पढ़ के आए होंगे. सो अगर नहीं भी पढ़े तो इतना समझ लीजिए कि जो आपका स्टैक होता है उसमें जितने भी फंक्शन कॉल्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, और जो आपका रिटर्न एड्रेस है या कंट्रोल वापस कहाँ पास होगा, कोई फंक्शन कॉल होगा तो फिर कंट्रोल कहाँ जाएगा, और फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद रिटर्न बैक कहाँ पे होगा. तो इन सब चीज़ों से आपके जो वेरिएबल का स्कोप है वो इंडिपेंडेंट रहता है. मतलब आप प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम ये डिसाइड नहीं करते हैं कि अब वेरिएबल का स्कोप क्या होगा. वेरिएबल का स्कोप स्टैटिकली आप पहले ही ये C, C++ और जावा में ये फैसिलिटी है कि पहले ही ये क्लियर हो जाता है. कंपाइल टाइम पे हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि वेरिएबल का स्कोप कहाँ होगा, और हमें फंक्शन कॉल स्टैक मतलब कि डायनामिकली हमें कोई डिपेंडेंसी नहीं रखनी पड़ती function call stack पे basically. So Java program are organized in the form of classes. Every class is a part of some package. Java में पैकेज ही पैकेज है. एक पैकेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल न्यूमरस क्लासेस. बहुत सारी क्लासेस जो रिलेटेड हैं, एक तरीके के कंसेप्ट पे इम्प्लीमेंट की गई हैं, उनको हम एक सिंगल पैकेज में अरेंज कर देते हैं. तो आपके जो जावा प्रोग्राम है वो पूरा क्लासेस के फॉर्म में अरेंज होता है, पूरा उसी फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है, और हर एक क्लास जो है किसी ना किसी पैकेज का पार्ट होता है. इनफैक्ट आप आगे जाके हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप खुद का एक पैकेज बनाएंगे. उस पैकेज के अंदर आप 5 क्लास, 10 क्लास, 15 जितनी भी क्लासेस आप बनाना चाहते हैं वो सारी क्लासेस आप बनाएंगे और खुद से एक पैकेज भी क्रिएट करेंगे जिसमें आपके द्वारा बनाई गई मल्टीपल क्लासेस को आप एक कोलैप्स्ड करके एक ही पैकेज में आप ऑर्गेनाइज कर देते हैं. सो जावा स्कोप रूल्स कैन बी कवर्ड अंडर फॉलोइंग कैटेगरीज. अभी हमें देखना है कि जावा के जो स्कोप है वो कितने तरीके के होते हैं, कितनी कैटेगरी है. तो पहली कैटेगरी है मेंबर वेरिएबल्स. मेंबर वेरिएबल्स मतलब क्लास लेवल स्कोप. क्योंकि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हमारे कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, तो आपको ये इजीली क्लियर होगा मेंबर वेरिएबल देख के ही कि हम किसकी बात कर रहे हैं. ओके, मेंबर वेरिएबल्स आपके बेसिकली कौन से होते हैं, आप इंस्टेंस वेरिएबल को मेंबर वेरिएबल्स बोलते हैं. इनफैक्ट these variables must be declared inside class and outside any function. तो इंस्टेंस वेरिएबल में यही था कि हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, लेकिन वो किसी भी मेथड, ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर के बाहर डिक्लेयर करने होने चाहिए या उनकी पोजिशनिंग उनके बाहर होनी चाहिए. दे कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड एनीवेयर इन क्लास. आप पूरी क्लास में, उनका स्कोप पूरी क्लास में होता है, मतलब पूरे पार्ट, जो प्रोग्राम का पूरा पार्ट है ना, किसी भी पार्ट में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. सो एक एग्जांपल से समझिए. पब्लिक क्लास टेस्ट आपने क्लास बनाई, इंट ए. देखिए ये नॉन स्टैटिक है. ऐसा वेरिएबल जो नॉन स्टैटिक होता है और क्लास के अंदर
लेकिन किसी भी फंक्शन, ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर के बाहर डिक्लेयर किया जाता है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल या उसे मेंबर वेरिएबल बोला गया यहाँ पे। और उसका स्कोप होता है क्लास लेवल स्कोप, मतलब पूरे प्रोग्राम में आप कहीं पे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं जब तक कि आपके उस क्लास का स्कोप आपने मेंशन कर रखा है। ठीक है, क्लास के स्कोप के अंदर होगा। और पूरे प्रोग्राम में, मतलब अगर पूरे प्रोग्राम से मेरा मतलब है कि अगर आपकी ये पूरा अपने आप में पूरा प्रोग्राम मान लीजिए इसको, जहाँ ये यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे एंड हो रहा है अभी, क्योंकि एक ही क्लास है तो इस क्लास में इस पूरे स्कोप में वो एक्सेस हो सकता है। सो दे कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड एनीवेयर इन क्लास। अब मैं पूरे प्रोग्राम को बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरी क्लास बनी हुई है और आप किसी दूसरी क्लास में जाके उसको एक्सेस कर रहे हैं क्योंकि वो आपके प्रोग्राम का एक पार्ट है। नहीं, मेंबर वेरिएबल हमेशा क्लास स्पेसिफिक होते हैं और आप उनको उनकी क्लास का, पूरे प्रोग्राम में आपके क्लास का जहां तक स्कोप है उसी में एक्सेस कर सकते हैं। सो आपने यहाँ पे लिया इंट ए और आपने लिया यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग बी, तो ये दोनों आपके मेंबर वेरिएबल्स हैं। अब ये मेंबर वेरिएबल्स जो हैं इसके अंदर एक्सेसिबल होंगे, साथ ही साथ ये जो मेथड्स हैं आप देख पा रहे हैं, ये मेथड्स, इन मेथड्स में भी ये एक्सेस आप कर सकते हैं क्योंकि क्लास का पार्ट है बेसिकली। सो we can declare class variable anywhere in class but outside methods. Access specified of member variable doesn't affect scope of them within a class. इस लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये मैंने इंस्टेंस वेरिएबल लिए हैं, अब int a जो है ये एक मेंबर वेरिएबल है और मैंने इस मेंबर वेरिएबल का स्कोप मैंने इस मेंबर वेरिएबल का एक्सेस मॉडिफायर मेंशन नहीं किया है यहाँ पे। तो जब हम एक्सेस मॉडिफायर मेंशन नहीं करते हैं जावा में, तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सा एक्सेस मॉडिफायर लेता है? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट अपने आप में एक एक्सेस मॉडिफायर है, जब आप कुछ भी नहीं देते तो वो डिफॉल्ट ले लेता है। और C++ में वो प्राइवेट लेता था। यहाँ पे हमने क्या किया है? प्राइवेट मेंशन किया है, जो स्ट्रिंग बी है हमारा वो प्राइवेट है। तो ये जो लाइन यहाँ पे बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? एक्सेस स्पेसिफाइड ऑफ मेंबर वेरिएबल डजंट अफेक्ट स्कोप ऑफ देम विद इन अ क्लास। उसी की क्लास के अंदर जिसमें ये मेंबर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके का एक्सेस मॉडिफायर यूज करें, आप भले प्राइवेट लो, पब्लिक लो, प्रोटेक्टेड लो, डिफॉल्ट लो, कुछ भी लो, लेकिन क्लास के अंदर आप आपके पास पूरी छूट है कि आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो मेंबर वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास विद फॉलोइंग रूल। अगर आप क्लास के बाहर उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो फिर कैसे एक्सेस होगा, उसके कुछ रूल्स हैं। ये मेंबर वेरिएबल्स हैं, हमने बोला कि मेंबर वेरिएबल्स क्लास के स्कोप के अंदर ही एक्सेसिबल होते हैं और एक्सेस मॉडिफायर का कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप क्लास के अंदर एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन अगर क्लास के बाहर भी उन्हें आप एक्सेस कर रहे हैं तो देखिए आपके कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। अगर आपका मेंबर वेरिएबल पब्लिक है तब तो आप पैकेज में किसी भी, मतलब जो आपका पैकेज है, आपका मान लीजिए पैकेज P1 है जिसमें 10 क्लासें हैं और जो क्लास 1 है, मान लीजिए अपनी क्लास टेस्ट है, हम उसका एग्जांपल ले लें, इसमें जो A हमने यूज किया हम वो किसी अदर क्लास में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है? अगर आपने पब्लिक बना रखा है तो वो सेम पैकेज में एक्सेस हो जाएगा, सब क्लास में भी एक्सेस हो जाएगा, और वर्ड मतलब क्योंकि पब्लिक है तो कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है, कोई अदर पैकेज भी उसको एक्सेस कर सकता है। प्रोटेक्टेड मतलब सेम पैकेज में तो एक्सेस होगा, सब क्लास में भी एक्सेस होगा, लेकिन आपके प्रोग्राम से बाहर का या आपके क्लास से कोई बाहर, मतलब किसी अदर पैकेज की क्लास इसको एक्सेस नहीं कर सकती। डिफॉल्ट मतलब नो मॉडिफायर, इसमें सेम पैकेज में एक्सेस हो जाएगा लेकिन सब क्लास में एक्सेस नहीं होगा और आउटसाइड योर प्रोग्राम भी एक्सेस नहीं होगा। प्राइवेट में तो ये किसी में भी एक्सेस नहीं होगा, अगर आपने प्राइवेट कर दिया है तो आपको सेम क्लास में ही एक्सेस करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये क्लास टेस्ट के अंदर स्ट्रिंग बी को आप एक्सेस करेंगे, इसके बाहर आप कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन इंट ए को आप किसी दूसरी क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं बशर्ते वो सेम पैकेज के अंदर हो। सो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो मेंबर वेरिएबल्स होते हैं वो किसी भी क्लास के अंदर और किसी भी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं और उनको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं एनीवेयर इन द क्लास। क्लास के अंदर कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्लास के बाहर भी एक्सेस करना है तो उसके लिए ये रूल्स होते हैं। मेंबर वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास विद फॉलोइंग रूल, और वो ये रूल्स होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि क्लास के जो मेंबर वेरिएबल्स होते हैं वो पूरे प्रोग्राम में आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ रूल्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो ये वो रूल्स हैं। और
इन रूल्स को हम आगे भी कवर करेंगे, जिसमें हम एकदम एक पूरी प्रॉपर टेबल देखेंगे, जिसमें इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, और हम देखेंगे कि कैसे किस एक्सेस मॉडिफायर को लगाने से स्कोप का जो स्कोप की बाउंडेशन बढ़ती और घटती है, मतलब स्कोप बढ़ता और घटता है। ठीक है, नाउ सेकंड जो आपका कैटेगरी है स्कोप की, वो है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल अगेन ये कौन से होते हैं, जो मेथड लेवल स्कोप के होते हैं, मतलब कि वो वेरिएबल्स जो आपने मेथड के अंदर डिक्लेयर किए हैं उनको आप बोलते हैं, उनका जो स्कोप होता है वो होता है मेथड लेवल स्कोप, और उनको उस पर्टिकुलर मेथड के बाहर आप एक्सेस कर ही नहीं सकते। So variables declared inside a method have method level scope and can't be accessed outside the method. एग्जाम्पल देखिए, इस तरीके से आप लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ये एक क्लास हो गई टेस्ट, उसके अंदर एक मेथड है मेथड 1, और आपने यहाँ पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। तो इस वेरिएबल को आप क्या बोलेंगे, क्या ये क्लास के अंदर है, हाँ ये क्लास के अंदर है। क्या ये मेथड के बाहर है, नहीं। क्या ये मेथड के अंदर है, हाँ ये मेथड के भी अंदर है, क्लास के अंदर भी है और मेथड के अंदर भी है। तो ये कैसा वेरिएबल हो गया, लोकल वेरिएबल। नोट क्या है, लोकल वेरिएबल डजंट एग्जिस्ट आफ्टर मेथड्स एग्जीक्यूशन इज ओवर। तो ये तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है कि जैसे ही मेथड का जो बॉडी है वो क्लोज हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली ये नॉन एक्सेसिबल मोड में चले जाते हैं, ये इनफैक्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये आपने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन किए और क्लोज किए, तो इससे इस मेथड का ब्लॉक डिसाइड हो गया। अब इस ब्लॉक के बाद आप ये मान लीजिए कि इसको आप एक्सेस कर ही नहीं सकते, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये इसी टाइम क्रिएट किए जाते हैं, और इसी टाइम जैसे ही मेथड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है वो अपने स्कोप से बाहर आ जाता है, उसकी बॉडी एंड हो जाती है, ये वेरिएबल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नाउ एक दूसरा एग्जांपल आप देखिए, क्लास टेस्ट प्राइवेट इंट एक्स, ये कैसा वेरिएबल है, क्या ये वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल है, नहीं। क्या ये वेरिएबल नॉन स्टैटिक है, जी हाँ ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। क्या ये क्लास के अंदर डिक्लेयर किया गया है, हाँ ये क्लास के अंदर डिक्लेयर किया गया है। क्या ये मेथड के अंदर भी डिक्लेयर है, नहीं ये मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं है, ये तो मेथड के बाहर डिक्लेयर है। तो प्राइवेट इंट एक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये क्लास टेस्ट के अंदर डिक्लेयर है और इस मेथड के बाहर डिक्लेयर है। तो इसका मतलब ये कैसा वेरिएबल हुआ, ये वेरिएबल हुआ इंस्टेंस वेरिएबल। अब मैं इस मेथड में आ जाती हूँ जो इस क्लास टेस्ट का है, पब्लिक वॉइड सेट एक्स, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इंट एक्स, सेम नेम और सेम डेटा टाइप से मैंने एक वेरिएबल बनाया। ये वेरिएबल का स्कोप क्या है, क्या ये वेरिएबल क्लास के अंदर है, हाँ ये क्लास के अंदर है। क्या ये मेथड के बाहर है, नहीं ये मेथड के अंदर है। पैरामीटर्स में जो भी आप वेरिएबल्स बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं, वो मेथड स्कोप के होते हैं, वो मेथड के लोकल होते हैं। सो ये कैसा वेरिएबल हुआ, लोकल वेरिएबल। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस x में कोई वैल्यू पास करूंगी, मैं सपोज मैंने 5 पास करी है, ये मैं सिर्फ एक पीस ऑफ कोड यहाँ शो किया आपको। मान लीजिए मैंने मेन मेथड से फंक्शन की कॉलिंग करी, ठीक है, टेस्ट t करके मैंने टेस्ट t इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया t और t डॉट सेट एक्स करके मैंने कॉलिंग करी। तो ये आप C++ में आपको पता है आप कैसे कॉलिंग करते हैं मेथड की और कैसे पैरामीटर पास करते हैं वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाने के लिए। तो x में आपने क्या भेज दिया, 5। अब इस x की मदद से, जिसमें 5 है जो कि एक लोकल वेरिएबल है, आप इस वाले इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा रहे हैं। अब मान लीजिए आप ये दिस कीवर्ड यहाँ नहीं लिखते, तो यहाँ क्या हो जाता, x असाइन x, तो इससे कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता और वो एरर जनरेट कर देता, क्योंकि वो पूछता कि अरे 2 x हो गए भाई, एक क्लास का x है और क्लास का तो जो x है वो मेंबर वेरिएबल, और उसको तो आप पूरी क्लास में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, किसी भी मेथड के अंदर एक्सेस कर सकते हो, मेथड के बाहर एक्सेस कर सकते हो। और ये जो x है दूसरा वाला, ये लोकल x है, लोकल वेरिएबल है इस मेथड का, तो ये तो सेम नेम हो गए। तो अब मैं कैसे समझू आप किस x की बात कर रहे हैं। तो क्लास का जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसको पॉइंट करने के लिए आप कीवर्ड यूज करते हैं दिस। सो द अबाउ कोड यूजेस दिस कीवर्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लोकल एंड क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए आप कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, दिस कीवर्ड। तो इससे क्या होगा, x का मतलब लोकल वेरिएबल हो गया और दिस डॉट x का मतलब ये इंस्टेंस वेरिएबल। अब आपको एक दूसरा मैं एक एग्जांपल यहाँ पे शो कर रही हूँ और आपको ये बताना है कि ये एक पब्लिक क्लास टेस्ट है, आपको आउटपुट बताना है, आपको सोचना है अभी कि आउटपुट क्या होगा। आपने एक वेरिएबल लिया x जो कि स्टैटिक है, तो अब बताइए ये किस तरीके का वेरिएबल हुआ,
क्या ये इंस्टेंस वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल तो पहली बात ये कहता है कि ये नॉन स्टैटिक होता है, इंस्टेंस वेरिएबल हमेशा नॉन स्टैटिक होता है। तो ये तो पहली बात में ही पहली पॉइंट में ही खारिज हो गया। स्टैटिक लग गया इसका मतलब ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है और ना ही ये लोकल वेरिएबल है। ये क्या है? ये डायरेक्ट स्टैटिक वेरिएबल है, जो हम बोलते हैं ना स्टैटिक वेरिएबल, जिसमें स्टैटिक कीवर्ड लगा होता है, तो ये स्टैटिक वेरिएबल है। हाँ, दूसरा वाला इंस्टेंस वेरिएबल है आपका। तो आपने दो वेरिएबल लिए, इंट एक्स एंड इंट वाई। इंट एक्स में आपकी वैल्यू 11 है, मतलब आपने x को 11 से इनिशियलाइज करवाया है और y को आपने 33 से इनिशियलाइज करवाया है। अब आपने एक मेथड लिया पब्लिक वॉइड मेथड 1 और इसमें आपने एक और वेरिएबल बनाया इंट एक्स, ये होगा लोकल वेरिएबल। अब आप इस मेथड के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, टेस्ट टी न्यू टेस्ट। और अब आप क्या कर रहे हैं? दिस डॉट एक्स, दिस डॉट एक्स का मतलब क्या हुआ? किस एक्स की बात कर रहे हैं? इस एक्स की, क्योंकि दिस कीवर्ड हमेशा इंस्टेंस वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल के साथ लगता है। क्योंकि देखा जाए तो ये क्या है, क्लास के अंदर डिक्लेयर किया गया, तो क्लास से रिलेटेड हुआ। स्टैटिक जो है होता तो क्लास से रिलेटेड ही है, इंस्टेंस नहीं है, क्योंकि इंस्टेंस स्पेसिफिक नहीं होते, ये क्लास से रिलेटेड होते हैं। तो क्लास से रिलेटेड है, इसलिए आपने क्या किया? दिस कीवर्ड यूज किया। तो दिस डॉट एक्स में 22 चला गया और यहाँ पे y है, y क्या हुआ? नॉर्मल इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल हमेशा ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, ये आपको पता है। हालांकि अगर ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो क्लास से तो बिलोंग कर ही रहे हैं, लेकिन क्लास में भी और स्पेसिफिकली वो ऑब्जेक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, जबकि स्टैटिक वाले सीधा क्लास से बिलोंग करते हैं, उनका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। सो यहाँ पे जो नॉर्मल इंस्टेंस वेरिएबल है उसमें आपने 44 से उसको इनिशियलाइज करवा दिया। अब आप प्रिंट करवा रहे हैं, क्या प्रिंट करवा रहे हैं? टेस्ट डॉट एक्स, टी डॉट एक्स, टी डॉट वाई और वाई। अब आप ये सोचिए कि अब क्या आउटपुट होना चाहिए? टेस्ट डॉट एक्स, ये क्या है? टेस्ट, टेस्ट हमारी क्लास का नाम है। देखिए, टेस्ट हमारी क्लास का नाम है और क्लास के नाम के साथ मैं किसी वेरिएबल नेम को या किसी वेरिएबल को डॉट ऑपरेटर की मदद से एक्सेस कर रही हूँ, ये टेस्ट डॉट एक्स। और आपको ये रूल पता है कि सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल ही ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको डायरेक्ट क्लास के नेम के साथ हम एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे एक्स कौन सा हुआ? ये वाला। तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 11 या 22? आप खुद सोचिए क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। आपने जब स्टैटिक वेरिएबल बनाया एक्स, स्टैटिक इंट एक्स किया, तो इसको इनिशियलाइज करवाया 11 से, लेकिन इस नॉर्मल मेथड में, जो पब्लिक वॉइड मेथड है, इसमें जब आप आए तो आपने उसको री इनिशियलाइज करवाया, या री इनिशियलाइज नहीं बोल के इसको बोल सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी उसको रिप्लेस किया 22 से। और वेरिएबल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, वेरिएबल एक नेम प्लेस होल्डर होता है, एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है और उस मेमोरी लोकेशन में कोई वैल्यू स्टोर्ड होती है और वो जो वैल्यू है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज हो सकती है। सो स्टैटिक का मतलब ये नहीं कि एक बार 11 आपने फिक्स कर दिया तो फिक्स हो गया। यहाँ पे आपने फिर से ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसा किया गया है। यहाँ पे आपने फिर से 11 में 11 को रिप्लेस करवाया 22 से। अब जब आप प्रिंट करवाएंगे टेस्ट डॉट एक्स, तो क्या देखा जाएगा? टेस्ट एक क्लास का नाम है और क्लास के नाम के साथ सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल ही एक्सेस होते हैं। तो आप स्टैटिक वेरिएबल की जो करंट वैल्यू है, प्रीवियस नहीं, करंट अपडेटेड वैल्यू, दैट इज 22, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट आप क्या करें? टी डॉट एक्स। अब टी डॉट एक्स मतलब कि टी तो एक ऑब्जेक्ट है और एक्स एक वेरिएबल का नाम है, तो ऑब्जेक्ट के साथ तो हमेशा इंस्टेंस वेरिएबल ही कॉलिंग होती है। भाई ऑब्जेक्ट जो है वो क्यों यूज में लिया जाता है? ताकि जो इंस्टेंस वेरिएबल्स है क्लास के उनको एक्सेस कर सके, बिकॉज इंस्टेंस वेरिएबल्स आर स्पेसिफिक या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो तो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं ना। तो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है तो ऑब्जेक्ट का नाम यूज करके खुद को एक्सेस कर पाएंगे या खुद को एक्सेस करवा पाएंगे। सो यहाँ पे मैंने क्या किया? ऑब्जेक्ट का नाम लिया टी, ये टी देखिए यहाँ पे मैंने बनाया था, मैंने किया टी डॉट एक्स। अब कंपाइलर पूरे प्रोग्राम में देखेगा क्या एक्स नाम से कोई नॉर्मल इंस्टेंस वेरिएबल है क्या, उसे ये एक्स मिलेगा। तो वो बोलेगा अरे यार ये तो स्टैटिक है, और स्टैटिक को तो क्लास के नाम के साथ एक्सेस किया जाता है। फिर वो देखेगा वाई, तो वाई तो इंस्टेंस वेरिएबल है, लेकिन कॉलिंग तो यहाँ पे किसकी की गई है, मतलब एक्सेस किसे किया जा रहा है? एक्स को एक्सेस किया जा रहा है और वेरिएबल सिर्फ दो ही हैं। इसका मतलब ये है कि यूजर ने या प्रोग्रामर ने यहाँ पे गलती से ऑब्जेक्ट मेंशन कर दिया है, तो कंपाइलर देगा एक वार्निंग। ठीक है, कंपाइलर एक वार्निंग देगा और खुद से इस टी की जगह क्या रिप्लेस कर देगा?
टेस्ट, दैट इज आपकी क्लास का नाम रिप्लेस कर देगा, ऑब्जेक्ट के नेम को रिप्लेस कर देगा क्लास के नेम के साथ। समझ पा रहे हैं आप? तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करते टाइम क्लास नाम ना लिख के, क्लास का नाम ना लिख के आप ऑब्जेक्ट का नाम लिख के अगर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर एक वार्निंग देगा और फिर वो आपके क्लास ऑब्जेक्ट के नेम को क्लास के नेम से रिप्लेस कर देगा। सो यहाँ पे इंटरनली क्या हो जाएगा, यही चीज हो जाएगी, टेस्ट डॉट एक्स, टी डॉट एक्स की जगह टेस्ट डॉट एक्स आ जाएगा। अब टेस्ट डॉट एक्स आने की वजह से यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट होगी, वही वैल्यू प्रिंट होगी जो ऊपर प्रिंट हुई, दैट इज 22। अब यहाँ आता है टी डॉट वाई। अब कंपाइलर देखेगा कि टी तो एक ऑब्जेक्ट है और वाई एक इंस्टेंस वेरिएबल होना चाहिए, तो वो देखेगा वाई के इंस्टेंस वेरिएबल है, हाँ जी वाई जो है एक इंस्टेंस वेरिएबल है और ये एकदम सही फॉर्मेट है, मुझे कोई वार्निंग देने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई भी रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा 33 क्योंकि वाई की वैल्यू क्या है 33, ठीक है। लेकिन हाँ y की वैल्यू क्या है 33, तो क्यों, क्योंकि t डॉट वाई तो ये इंस्टेंस वेरिएबल था और यहाँ अंदर आके आपने क्या किया था, y में 44 डाल दिया था, ठीक है। तो अब जब आप t के साथ इसको एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 33, और जब आप उसको नॉर्मल y, यहाँ पे सिर्फ y लिख रहे हैं, तो इंस्टेंस वेरिएबल तो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ ही एक्सेस होते हैं, तो ऑब्जेक्ट के साथ जब y को एक्सेस किया तो वैल्यू आई 33, और जब आपने उसको इस मेथड में एक्सेस किया तो वैल्यू क्या आ जाएगी 44। तो ये आप आउटपुट देख सकते हैं, टेस्ट डॉट एक्स किया तो 22 आया, टेस्ट टी डॉट एक्स किया तो 22 आया और टी डॉट वाई आया तो 33, क्योंकि टी डॉट वाई मतलब ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गया ना। क्योंकि क्या हुआ होगा यहाँ पे देखो, आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए जब भी आपका टी बन गया, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है इंस्टेंस वेरिएबल्स क्रिएट हो जाते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ऑब्जेक्ट के अंदर इस इंस्टेंस वेरिएबल की एक सेपरेट कॉपी होगी, उस सेपरेट कॉपी में वैल्यू क्या इंसर्ट कर दी गई होगी 33। तो ये अब सेपरेट कॉपी हो गई उसकी और वो किसी और के साथ शेयर नहीं होगी। अब ये जो y वेरिएबल है इसको आप वो थर्ड लाइन में आके उसके अंदर वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो ये y में वैल्यू चेंज हो जाएगी और आप अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो फिर आप 44 प्रिंट करवा पाओगे t डॉट वाई की मदद से। लेकिन आपने क्या किया, पहले t डॉट वाई किया, प्रिंट करवाया, और पहले जो आपका t ऑब्जेक्ट था उसमें y की वैल्यू पहले क्या इनिशियलाइज हो गई 33, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 33। और जब आप यहाँ पे सिंपल y की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो y की, अब ये नॉर्मल कॉपी की बात हो रही है, अब y में आपने क्या कर दिया 44 इनिशियलाइज करवा दिया, पहले 33 था अब क्या हो गया 44, तो अब क्या प्रिंट होगा 44। इसके बाद अगर आप कोई दूसरा यहाँ पे और कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं जैसे टेस्ट t1 इक्वल्स टू न्यू टेस्ट और फिर आप यहाँ पे t1 डॉट वाई करते हो, तो फिर क्या वैल्यू प्रिंट होगी, ये आप चेक करिएगा, वैल्यू प्रिंट होगी 44। सो आई होप आप इस कंसेप्ट को समझे होंगे कि टी डॉट वाई और वाई में क्या डिफरेंस है। टी डॉट वाई मतलब कि आप ऑब्जेक्ट के साथ स्पेसिफिकली वाई की वैल्यू फेच करें जो पहले से आपने उसको डिक्लेयर क्रिएट कर दिया था, तो उस टाइम उसकी वैल्यू 33 स्टोर हो चुकी थी और वो उसकी सेपरेट कॉपी है। अब आप किस उसमें चेंज कर रहे हैं, आप इंस्टेंस वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं डायरेक्टली, आप ऑब्जेक्ट की कॉपी पे जाके चेंज नहीं कर रहे। नाउ जो थर्ड कैटेगरी है वो है आपकी लूप वेरिएबल, वो होता है आपका ब्लॉक स्कोप, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड पेयर ऑफ ब्रैकेट, कोई भी पेयर ऑफ ब्रैकेट में जिसमें ओपन और क्लोजिंग ब्रेसेस आ जाते हैं वो होता है आपका ब्लॉक स्कोप। ओके, सो वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इन अ मेथड हैज स्कोप विद इन द ब्रैकेट्स ओनली। तो एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, ये क्लास टेस्ट है, इसमें आपने एक मेन मेथड बनाया, इस मेन मेथड की बॉडी के अंदर भी आपने एक ब्लॉक क्रिएट किया int x10 और system.out.println x, तो ये सिर्फ इस ब्लॉक में ही एक्सेसिबल होगा, इसके बाद एक्सेस करने की कोशिश करेंगे एरर जनरेट हो जाएगा। इसी को हम देखें तो आप ये देखिए, क्लास टेस्ट पब्लिक वर्ड मेन, आपने फॉर लूप बनाया, इसमें आपने int x बनाया, तो फॉर क्या हो गया, ये एक लूप हो गया, ये लूप की बॉडी का वेरिएबल हो गया, मतलब लोकल टू दिस पर्टिकुलर फॉर लूप। सो int x लोकल है इस फॉर लूप के लिए, तो यहाँ इसकी बॉडी में तो आप प्रिंट करवाना चाहोगे तो x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, लेकिन इसके बाद इसके बाहर आके अगर आप प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे तो अब इस x को कोई नहीं जानता,
क्योंकि x को सिर्फ यहीं पे पहचान मिली थी, यहीं पे उसकी एग्जिस्टेंस थी। इस ब्लॉक के बाहर आते ही x की कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहती, x को कोई नहीं पहचानता और इसकी वजह से आ जाएगा आउटपुट में एरर। तो ये आप देख सकते हैं, एरर कैन नॉट फाइंड सिंबल system.out.println x। नाउ इसका सही तरीका क्या है? क्या सही तरीका है इसको एक्सेस करने का? इसका एक्सेस करने का सही तरीका है कि आप int x को बाहर बनाएं, मेथड का स्कोप दे दीजिए, और मेथड में अब ये इस पूरे मेथड का ओपन और क्लोजिंग ब्रेसेस यहाँ पे है, तो इस पूरे मेथड में इस पूरे ये जो पूरा पार्ट है ये इस x का स्कोप हो गया। तो अब आप यहाँ पे system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की मदद से x की वैल्यू यहाँ पे भी प्रिंट करवा पाएंगे और यहाँ पे भी प्रिंट करवा पाएंगे। सो अगर आपको इस तरीके से आप फंक्शनिंग करेंगे तो एरर नहीं आएगा, और अगर आपने x की वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर करी और यहाँ पे इसको एक्सेस करने की कोशिश करें तो ये एरर जनरेट कर देगा। सो ये पूरे 3 कैटेगरी थी जिसमें मैंने आपको 3 कैटेगरी बताया कि क्लास स्कोप क्या है, मेथड स्कोप क्या है और ब्लॉक स्कोप क्या है, और हमारा वेरिएबल के टाइप और वेरिएबल के स्कोप का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये रेफरेंसेस है, अगर आप इस टॉपिक को और फर्दर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप इन टॉपिक्स पे विजिट कर सकते हैं, इन साइट्स पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।